We are starting a new topic today, collision of bodies or impact of bodies. पहले अपन समझें कि कोलिजन ऑफ बॉडीज का क्या मतलब है। इससे पहले भी अपन ने कोलिजन ऑफ बॉडीज डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो पढ़ाई है। फॉर एग्जांपल, यू हैव फायर्ड अ बुलेट ऑन अ ब्लॉक, दैट इज अ कोलिजन। इम्पैक्ट की डेफिनेशन goes like this: a collision between two bodies that occurs in a very small interval of time and during which the two bodies exert on each other relatively large forces is called as impact. ठीक है, तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे गोली चलाई तो वो इम्पैक्ट है, क्योंकि हाई वेलोसिटी पे बॉडीज टकराए और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स एक्ट करे और फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो। सच collisions आर कॉल्ड एज impacts. ठीक है, एंड नाउ as per your syllabus, impact is divided into two categories: central impact and oblique impact. Now, before directly coming to the bookish knowledge of what central impact means and what oblique impact means, let us try to understand some general concepts that underlie the principle of impact. Now, the first thing that you have to understand is that the two bodies that are going to collide or impact on each other, they are not necessarily round objects. जरूरी नहीं है कि जो दो चीजें टकराने जा रही हूं वो गोल गोल स्फेयर जैसी वस्तु है, but obviously when we do all the derivations and when we draw the diagrams, and even every standard textbook of engineering mechanics that deals with the topic of collision and impact, they draw all the objects as round spherical bodies. तो पहली ये गलतफहमी तो आप ये निकालना कि ये इम्पैक्ट जो है सिर्फ गोल गोल ऑब्जेक्ट्स का ही होता है, ऐसा नहीं है। द इम्पैक्ट कैन बी बिटवीन एनी टू शेप्ड ऑब्जेक्ट्स. This could be colliding with this. Any random shape could come, like a stone and a rubber ball could come. Any two objects can collide. So, why do we take everything as a round object? See, in mathematics and science, what people generally tend to do is they tend to make mathematical models. और मैथमेटिकल मॉडल्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट लें जिससे कि आपकी मैथमेटिक्स में ज्यादा फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बॉडी ऐसी ले लूं और एक बॉडी ऐसी ले लूं और मैं इंपैक्ट्स की स्टडी करना चाहूं, तो ऑब्वियसली ये पैना वाला कोना अगर इस फ्लैट एंड के आकर के टकराता है तो इंपैक्ट का नेचर अलग होगा, और अगर ये पैना वाला कोना ना आकर के इंपैक्ट ऐसा होता है तो इसमें इंपैक्ट का नेचर अलग होगा। सो in order to avoid these extra complexities that come in due to the shape of the objects impacting on each other or colliding with each other, we adopt a more simplistic approach. हम ये कहते हैं भाई आप तो है ना गोल बॉडी मानो, ठीक है, तो गोल बॉडी को अब आप रोटेट करके किसी भी एंगल से इसको टकराने को कहोगे तो इम्पैक्ट एक जैसा ही होगा। भाई आप दो बॉल ले लो और बोलो कि मैं दोनों बॉल को पहले ऐसे भिड़ाता हूं, फिर उस जैसे ये दो बॉल है ना, अभी एक इन दोनों पे एक डॉट लगा दो ताकि पता लगे कि किस जगह पे इंपैक्ट हो रहा है। अब इन दोनों को टकराया, फिर उसके बाद आपने इन्हीं दोनों बॉल्स को लिया, इसको थोड़ा सा रोटेट करके पकड़ा और ये डॉट इधर आया और ये डॉट इधर आया, अब इसको इंपैक्ट कराया, तो अब क्या है, इंपैक्ट यूनिफॉर्म है। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस इंपैक्ट एंड दिस इंपैक्ट। द ओनली थिंग इज कि इसका मास ले रहे हैं अपन m1, इसका मास ले रहे हैं m2, और इसको कैसे भी घुमा फिरा करके टकराओगे तो इंपैक्ट एक जैसा ही आएगा। सो दैट इज वाई द टेक्स्ट बुक्स व्हेन दे ट्रीट
collision or impact of objects mathematically, they prefer not to take random shapes, but they prefer, in order to make mathematical models, they prefer to take round objects or spherical objects. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. अब इस नॉलेज के बाद आपको ये टिप्पणी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करनी है. यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इन योर आंसर शीट्स व्हेन समबडी आस्क्स यू अबाउट इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट पे कोई शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए या डिफरेंशिएट बिटवीन सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ओब्लिक इम्पैक्ट आ जाए, तो आपको ये कहानी नहीं दोहरानी है. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आपको समझ में आए कि ये इम्पैक्ट का मतलब हमेशा गोल गोल ऑब्जेक्ट्स का इम्पैक्ट नहीं होता. बट एनीवे, फॉर आवर डेरिवेशंस वी विल बी टेकिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ओब्लिक इम्पैक्ट, हमने कहा कि हम इम्पैक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ओब्लिक इम्पैक्ट. तो उसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले अपन एक चीज और समझना चाहेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट? ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स में इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज नहीं किया गया. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट. लेट अस से दैट आर body number A, whose center is here, and body number B, whose center is here, they are moving towards each other along a straight line. Okay? Now, if you extend the straight line, you will see that this line will necessarily pass through the center of these assumed spherical objects. And when they collide, when they impact on each other, you will see that the line of travel of these objects and the straight line joining the centers of these objects is exactly the same. यानी कि अगर आपकी ट्रैवलिंग की दिशा और दोनों सेंटर्स को फिजिकली ज्वाइन करने वाली लाइन अगर पैरेलल है, तब अपन इसको बोलते हैं सेंट्रल इंपैक्ट. अब इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या हो गया? लाइन ऑफ इंपैक्ट is defined as the imaginary line joining the centers of two bodies. This is called as line of impact. So central impact is said to have occurred if the line of impact is the same as the direction of travel of both the bodies. ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहां से हमको पता लगी, पहले इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा और इन दोनों सेंटर्स को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दिया. फिर उसके बाद जांच की कि क्या बॉडी ए का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ है क्या? बिल्कुल है. क्या बॉडी बी का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ अलाइंड है क्या? बिल्कुल है. तो हम कहेंगे कि अब ये जो दो बॉडीज कोलाइड करेंगी या इंपैक्ट करेगी, दे विल बी सेंट्रली कोलाइडिंग विद ईच अदर और द इंपैक्ट बिटवीन देम इज सेंट्रल. अब अपन एक दूसरा देखते हैं, एक दूसरा सिचुएशन देखते हैं जिसमें कि वी विल गेट द आइडिया ऑफ ओब्लिक इंपैक्ट. ये कब होता है? नाउ एज मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी गेस्ड कि अगर सेंट्रल इंपैक्ट की डेफिनेशन ये है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट शुड बी अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ बोथ द बॉडीज, तो ओब्लिक इंपैक्ट इसका उल्टा ही होगा. यानी कि व्हेन द लाइन ऑफ इंपैक्ट is not aligned with the direction of travel of both the bodies. ठीक है, अब देखते हैं एक दूसरा सिचुएशन. ऑब्जेक्ट ए with a center here is traveling in this direction. So the line of travel is this. We have already located the center. Object number B with a center here is traveling in this direction. So let us draw the direction of travel line.
Now let us see where they are going to collide. Let us extend this line and let us extend this line. So it is expected that somewhere in this vicinity they will come in contact with each other. Let us do that. इसको आगे extend किया. This body came in contact like this. So this is the situation now. This is the direction of travel of body A, and this is the direction of travel of body B. We have already located the centers. Okay. Now, how do we know that this is oblique impact? First of all, what you have to do is you have to draw the line of impact. Line of impact कैसे बनाएंगे इसमें जरा बताइए. कौन सी है इसकी line of impact? A की dotted line है या B की dotted line है? Line of impact. Somebody please tell me. Which one should I take as the line of impact in this case? Guess करो. क्या ए की डॉटेड लाइन है या बी की डॉटेड लाइन है या दोनों ही नहीं है, कुछ और ही है? What is the line of impact in this case? Guess तो करो. गलत हो गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? This is just a class, no? कोई सी भी नहीं. इन दोनों में से कोई भी नहीं है लाइन ऑफ इम्पैक्ट. तो कौन सी है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, फिर आप बता सकते हैं? As per the definition, read the definition and then tell me. लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डेफिनेशन मैंने अभी लिखी थी आपके लिए. आपने पढ़ लिया? अब बताओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सा है, कैसे बनाओ लाइन ऑफ इम्पैक्ट? The line which is joining the centers of movement. Yes, we have to join. We have to draw an imaginary line joining the centers of the bodies. This is the line of impact. This red line is the line of impact. And now, what is the definition of oblique impact? The definition of oblique impact is that what is the direction of travel of object B? This one. What is the direction of travel of object A? This one. Are the directions of travel of A and B aligned with the line of impact or not? They are not. B का डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट से थीटा एंगल बना रहा है. ए का लाइन ऑफ ट्रेवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट से अल्फा का एंगल बना रहा है. तो ये दोनों ही चूंकि इनकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट के साथ में अलाइंड नहीं है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओब्लिक इम्पैक्ट. I'm going to draw another case, and now please look at it carefully and you have to tell me whether the impact I am drawing is central impact or oblique impact. ये आपको बताना है मुझे. Object A, अब ये गलतफहमी भी दूर हो जाए कि ए और बी का सेम शेप और साइज भी होना चाहिए. शेप तो अपन सबका स्फेरिकल ले रहे हैं फॉर कन्वीनियंस ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशंस, बट हु सेड दैट द साइज हैज टू बी द सेम? तो साइज भी अपन डिफरेंट ले रहे हैं. Object A and object B have collided. The direction of travel of A is this. The direction of travel of B
is this. I will join the centers to see what is the line of impact. The red line that I have drawn is the line of impact. The blue arrows that I have drawn is the direction of travel of A and B. You simply tell me whether this is central impact or oblique impact. बताइए. Central. This is central impact. अब इसमें क्या है, कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी रहती है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट्स को ऐसे नहीं दिखाया गया तो बाकी सारे केसेस ओब्लिक इम्पैक्ट के होंगे. गलत है ये थिंकिंग. यू हैव टू चेक द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट. लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, वापस से ये रटना है आपको. लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक टेक्निकल टर्म है. लाइन ऑफ इम्पैक्ट इज एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स. तो वो तो आप किसी भी सिचुएशन में लाइन ऑफ इम्पैक्ट बना सकते हो. अभी ये सिचुएशन बनाई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे होगी, ये रही. दो बॉडीज अगर ऐसे टकराती हैं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसी होगी, ये रही. और बनाए थोड़े से लाइन ऑफ इम्पैक्ट. ये ऑब्जेक्ट यूं टकराई, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाएंगे, ये रही. ऑब्जेक्ट यूं टकराए, लाइन ऑफ इम्पैक्ट बनाएंगे, ये रही. So in any situation, now you know how to create the line of impact. You simply have to draw an imaginary line passing through the centers. That's all. अब उसके बाद सिर्फ ये चेक करना है कि ट्रैवलिंग ऑफ ए एंड बी दोनों लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे होनी चाहिए तो ही सेंट्रल होगा. अगर एक भी लाइन से डिविएट करती है तो वो ओब्लिक इम्पैक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल इन आवर केस, two bodies have collided. I will draw the line of impact first. This is my line of impact. Now I will draw the direction of travel. This is body B, this is body A. Body A happened to be traveling in this direction, but body B came from here. ये oblique impact है कि central impact है? Oblique impact. ये oblique impact है. हालांकि ए की डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल लाइन ऑफ इम्पैक्ट से मेल खाती है लेकिन बी की नहीं खाती, तो इसलिए पूरा इम्पैक्ट ओब्लिक कहलाएगा. दोनों की होनी चाहिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे तो ही सेंट्रल होगा ये. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ओब्लिक इम्पैक्ट. एंड आफ्टर दिस वी कैन गो टू द फर्दर टॉपिक्स. आगे पढ़ें. अब आप ये सारी चीजें खुद पढ़ें. पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, ओब्लिक इम्पैक्ट क्या है. एंड नाउ लेट अस डिस्कस सेंट्रल इम्पैक्ट इन मोर डिटेल. ठीक है. अब इम्पैक्ट की पूरी फिजिक्स इस फिगर में समझाई गई है और इसको भी समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी of masses ma and mb moving in a same straight line with velocities ua and ub. तो ये देख रहे हैं, ये a बॉडी है, ये ua की वेलोसिटी से चल रही है. b है, ये उसी दिशा में आगे ub वेलोसिटी से चल रही है. बट इट हैपेंस दैट ua इज ग्रेटर देन ub, यानी कि पीछे चल रही ऑब्जेक्ट जो है वो तेज चल रही है. तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जाके इसको टक्कर मारेगा. पीछे से जो आ रही है वो तेज चल रही है, तो ऑब्वियसली ये जाकर के एक ना एक पॉइंट पे भिड़ेगा. सो इन दिस सेकेंड ट्रांजिशन स्टेज यहां पर आपको दिखाया कि ये भिड़ गए. एंड नाउ in order to understand the mechanics of this, before going into the details of what is written here, let me again explain two other aspects of collision.
इलास्टिक कोलिजन एंड प्लास्टिक कोलिजन। अब ये क्या चीज है भाई? आपने अभी तो ये कहा कि ऑब्जेक्ट किसी भी शेप और साइज की हो सकती है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए वी टेक इट एज स्फेरिकल बॉल्स। ओके, अंडरस्टूड, एग्रीड। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर इम्पैक्ट? क्या हम ऑब्जेक्ट को पत्थर जैसा टेक्सचर का माने, रबर का माने, प्लास्टिक का माने, कपड़े का माने, लकड़ी का माने, क्या माने? और क्या इन सबके कोलिजन्स का नेचर एक जैसा होगा? नो, एज यू कैन ऑब्वियसली इमेजिन, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। तो अब इस कारण से अपन कोलिजन को दो चीजों में रिजिडली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि अ कोलिजन कैन बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है two colliding bodies are approaching each other. First stage is they merely make contact with each other, but since there is a relative velocity involved, they will change the shape of each other on contact after some time. एक दूसरे से टकराने के कारण, अपने मोमेंटम के कारण, ये अपनी शेप को चेंज करेंगे। ये आप अज्यूम कर ही सकते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, पहले तो आप इमेजिन करो दो रबड़ की बॉल्स आपस में टकराई, और उसके बाद इमेजिन करो कि दो रबड़ बॉल्स की बजाय दो चिकनी मिट्टी की बॉल्स आपस में टकराई। ठीक है? सो इफ clay balls collide with each other, what will happen is after collision, when they change the shape, their shape remains changed. ऐसे चपटी बनेगी और फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर साथ में चलती रहेगी। Such type of collisions are called plastic collisions. Now see, in engineering terminology, plasticity is a concept. और इस प्लास्टिसिटी टर्म से ही प्लास्टिक कोलिजन का इजाद किया गया है। और इलास्टिक का मतलब ये जो आपके कपड़ों के नाड़े में जो इलास्टिक लगाते हैं वो वाला नहीं है। इलास्टिक का मतलब है द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग शेप एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट रीगेनिंग इट्स शेप। तो अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसको कि आप डिफॉर्म करें किसी भी तरीके से, हाथ से पकड़ के पिचकाएं या कोलिजन के थ्रू उसको पिचकाएं, लेकिन वो पिचकने के बाद अपने आप से अपनी ओरिजिनल शेप में आने की क्षमता रखता है, तो उसको इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इसका सीधा उल्टा है। जैसे इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, वैसे ही प्लास्टिसिटी की भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी शेप चेंज करने के बाद जिस शेप में आया है एग्जैक्टली exactly उसी शेप में रहता है, तो उसको परफेक्टली प्लास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण, परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस इज क्ले और चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी को आपने जो शेप दे दिया वो उसी शेप में रह जाता है, वापस अपनी शेप में आने की कोशिश ही नहीं करता। ठीक है? एंड प्लीज नोट, perfectly plastic objects do not exist in this world, and perfectly elastic objects do not exist in this world. अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने कहा चिकनी मिट्टी परफेक्टली प्लास्टिक है। वो परफेक्टली प्लास्टिक के बहुत नजदीक है, लेकिन परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है। अगर आप एक बहुत जेंटल सा फोर्स लगाओ तो चिकनी मिट्टी भी एक बहुत स्लाइट अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी दिखाती है। और अगर रबर बॉल, दुनिया का सबसे बेस्ट रबर बॉल भी ले लो, उस पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगा लो, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिसिटी दिखाती है। सो वी डू नॉट हैव एनी मटेरियल ऑन अर्थ विच इज 100% परफेक्टली आइडियली प्लास्टिक और इलास्टिक। तो जितनी भी अपन कोलिजन्स की बात करेंगे वो इन दोनों के बीच में कहीं आती है। So all collisions that we encounter in the real world are neither perfectly elastic nor perfectly plastic. इन दोनों के बीच में कहीं आती है। अच्छा, पर ये इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन क्या हो गए? ये आइडियल केसेस हो गए। जैसे आप गैसेस के बारे में पढ़ते होंगे थर्मोडायनामिक्स में, आइडियल गैस। आइडियल गैस भी आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली,
हम सिर्फ उसके उदाहरण के तौर पे उसको एज्यूम कर लेते हैं कि इसको आइडियल गैस मान लो, लेकिन आइडियल गैस है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है। उसी तरीके से आइडियली इलास्टिक और आइडियली प्लास्टिक मटेरियल्स नहीं है। इन दोनों के बीच की ही कहानी आती है रियल वर्ल्ड में। But once again, for the sake of mathematical simplicity, we always take examples and we always make questions in your examinations by stating that some collision is perfectly plastic or some collision is perfectly elastic. तो आपको इलास्टिक और प्लास्टिक कोलिजन की पहचान कैसे है? इलास्टिक कोलिजन में आपकी बॉल्स कोलाइड होंगी, डिफॉर्म होगी, और डिफॉर्मेशन के बाद वापस से वो रीफॉर्म होगी, यानी कि अपनी शेप को वापस से गेन कर लेगी और उसके बाद सेपरेट हो जाएगी वापस से। दिस इज व्हाट इज शोन इन द फिगर हियर। तो एक तरह से ये कह सकते हो कि यहां पर जो आपको कोलिजन दिखा रखा है, ये एक तरह से इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है। ठीक है, दो बॉल्स आपस में पास आती जा रही है, टकराई, टकराने के बाद देर इज अ कंप्रेशन फेज जिसमें कि बॉल्स का डिफॉर्मेशन होता है, और एक फेज ऐसा आता है जिसमें कि वो मैक्सिमम डिफॉर्म हो गई है, और उस टाइम मतलब अब इसके बाद और डिफॉर्मेशन होगा नहीं इस इंपैक्ट में। एंड एट दैट इंस्टेंट बोथ द बॉल्स हैव स्टॉप्ड मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया। एंड देन एट दिस instant, maybe for a fraction of a second, maybe for half a second, these balls move with a constant common velocity u. तो एक ऐसी स्टेज आती है इनके कोलिजन में जब ये मैक्सिमम फॉर्म पे डिफॉर्मेशन इनका हो चुका है। उस टाइम पे ये दोनों बॉल्स भले ही इनिशियली कितनी भी वेलोसिटी से आ रही हो ये, बट नाउ एट दिस इंस्टेंट दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपने यहां इन दोनों बॉल्स को इलास्टिक बनाया है, तो अब ये वापस अपनी शेप्स को रीगेन करेगी। तो पहले तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को पुश करके डिफॉर्म हो रही थी, अब डिफॉर्मेशन के बाद रीबाउंड फेस आएगा, यानी कि अब ये एक दूसरे को धक्का दे करके वापस से उछलेगी एक दूसरे से दूर। और उस टाइम पे इन दोनों के बीच में फिर रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पर बॉल ए की वेलोसिटी और बॉल बी की वेलोसिटी फिर से डिफरेंट हो गई, इस यू से चेंज हो गई। और जब ये एक दूसरे से उछल के दूर हो जाएगी, तो इनकी एक फाइनल वेलोसिटी होगी वी ए और वी बी। तो जनरली आपकी यू ए और यू बी ना तो यू से मैच करेगी, ना वी ए से मैच करेगी, ना वी बी से मैच करेगी। ये सारी अलग अलग वेलोसिटीज है। तो एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर कितनी वेलोसिटीज से आपका पाला पड़ रहा है, इस पूरी कहानी को आपके सामने मैंने रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर। You just tell me how many different velocities can you see in the entire story? कितनी velocities नजर आ रही है आपको? Please look at the Right? figure. There are five velocities. Ball A की initial velocity before impact, ball B की initial velocity before impact, a common velocity of both the balls, इसकी भी u, इसकी भी u। ये कब होती है? When after collision they have achieved the maximum deformation, जितनी डिफॉर्म होनी थी उतनी डिफॉर्म हो जाए, तो एक क्षण भर के लिए इन दोनों की एक कॉमन वेलोसिटी आती है u। और वो अपने को नहीं पता, वो तो मतलब कोलिजन के दौरान जैसे बोलते हैं ना, एक पलक झपकते एक वेलोसिटी आई और इमीडिएटली विलुप्त हो गई। तो ये यू एक क्षण भर के लिए बनी और गायब हो गई। फिर जब ये रिबाउंड फेस आता है, तो रिबाउंड फेस में इन दोनों की फिर से कुछ ट्रांजिशनल वेलोसिटीज आती है जिससे अपन को कोई मतलब ही नहीं है। फिर उसके बाद अपन को मतलब आता है कि जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, तब इनकी वेलोसिटीज कितनी है, वी ए और वी बी। अब इसमें पांच वेलोसिटीज हो गई, यू ए यू बी, यू, वी ए एंड वी बी। इनमें से कौन सी वेलोसिटीज आपको पता होगी? सिर्फ यू ए पता होगी और यू बी पता होगी, क्योंकि प्रॉब्लम जब बनाएंगे तो यही बोलेंगे कि दो बॉल्स चल रही थी, पहली बॉल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी और दूसरी बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड थी। फिर ये, अच्छा पीछे वाली को 3 बनाना पड़ेगा वरना कोलाइड नहीं होंगे। ठीक है, आगे वाली को 3 बना दिया तो फिर तो ये कभी भिड़ेंगे ही नहीं ना।
तो अपन ये रखते हैं, पीछे वाली 3 से आ रही है, आगे वाली 2 से चल रही है, तो इनका कोलिजन तो इमिनेंट है, अभी नहीं तो बाद में कोलाइड करेगी। ठीक है, तो आपको यू ए दिया होगा, यू बी दिया होगा, और यू स्मॉल यू नहीं पता होगा, वी ए नहीं पता होगा, वी बी नहीं पता होगा। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द मैथमेटिक्स ऑफ कोलिजन। अब अपन थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे कि इन बॉल्स के ऊपर ये इंटीग्रेशन क्या बना रखे हैं, ये भी समझना पड़ेगा। ठीक है, एक यहां पर इंटीग्रेशन है, यहां पर इंटीग्रेशन है, ये भी दे रखा है। कोई अंदाज लगा सकते हो क्या ये क्या चीज होगी? एनी आइडिया, रफ आइडिया, गेस वर्क? पी और आर दोनों फोर्स हैं, फोर्स को डीटी से मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेट किया है, तो ये क्या होगा? सर इम्पल्स। दिस इज इम्पल्स, वेरी गुड, बिकॉज इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम इन एनी फॉर्म। आप एक फोर्स ले आओ, कांस्टेंट फोर्स, और एक टाइम ड्यूरेशन ले आओ, उनको मल्टीप्लाई करो, ये इम्पल्स ही बनती है। दिस इज इम्पल्स। अगर आपकी फोर्स वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स लेके आओ, पी, बोला कि भाई ये वेरी हो रही है। क्यों वेरी हो रही है? क्योंकि देखो ये कंप्रेशन फेस में बॉल ए और बॉल बी पहले तो हल्के से टच में आते हैं, फिर एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, तो ये इस कारण से डिफॉर्मेशन होता चला जाता है। और जैसे जैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है, इस पी की वैल्यू चेंज होती रहती है, सो दिस पी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये कोई कांस्टेंट कंप्रेशन फोर्स नहीं है। अब ये एक स्प्रिंग की तरह ही तो है ये दोनों, अगर इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं देन दे आर लाइक अ स्प्रिंग। और आपको पता ही है कि स्प्रिंग की जो फोर्स होती है दैट इज ऑल्सो नॉट कांस्टेंट, इट इज गिवन बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिफॉर्मेशन एक्स। और जैसे जैसे स्प्रिंग को ज्यादा आप डिफॉर्म करते जाते हो, एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो स्प्रिंग फोर्स डिफॉर्मेशन के अमाउंट पे डिपेंड करती है। कम डिफॉर्म किया तो कम स्प्रिंग फोर्स, ज्यादा डिफॉर्म किया तो ज्यादा स्प्रिंग फोर्स। तो उसी तरह से ये जो पी वैल्यू है, ये पी जो है ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन है, और ये आर जो है ये फोर्स ऑफ रिबाउंड है। तो अब देखो जैसे जैसे ये ज्यादा कंप्रेशन की तरफ चलती जाएगी, तो ये पी की वैल्यू चेंज होगी, ये सीधी सी बात है। यहां पर माइनस साइन इसीलिए लगाया है क्योंकि बी जो है वो ए पे इस डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लगा रही है, और पी की वैल्यू यहां पर ए पे पॉजिटिव है क्योंकि ए जो है वो बी पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन या उल्टा रिएक्शन लगा रही है जितना बी उस पे लगा रहा था, लेकिन उसकी दिशा पॉजिटिव है। ठीक है, और अब आपसे कहा गया कि इंपल्स बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे कि भाई चूंकि पी तो कांस्टेंट नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, ये बताओ कि कितने देर तक ए और बी आपस में कांटेक्ट में रहे। तो बोला कि T1 टाइम पे तो उनका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ और T2 टाइम पे कांटेक्ट खत्म हो गया, या फिर T2 टाइम पे ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तक आ गए, तो उतने टाइम तक P एक्ट करी। तो आप क्या करोगे? P इंटू डी टी करोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे टाइम T1 से टाइम T2 तक। So you will get what is the impulse acting on ball A due to B and ball B due to A. अब इनकी डायरेक्शन के लिए प्लस और माइनस साइन लगा दो। So now you know what is the meaning of this complicated or rather intriguing looking integral that was placed in the figure. ठीक है, तो कंप्रेशन फेस में A के ऊपर कितना इंपल्स लग रहा है? P इंटू डी टी, या फिर ये कह लो कि A अप्लाई कर रहा है B पे P इंटू डी टी, और B A पे अप्लाई कर रहा है माइनस P इंटू डी टी, इंटेग्रल T1 टू T2। एंड द सेम स्टोरी गोज फॉर द रीबाउंड फेज। जब ये एक दूसरे से सेपरेट होगी, तो B जो है वो A को दूर फेंक रहा है, बोल रहा है कि दूर हट, अब रिबाउंड हो रहे हैं, और A जो है वो B को दूर फेंक रहा है। So again, the direction of their impulses remain exactly the same which were in the compression phase. लेकिन अब रिबाउंड होते टाइम आप आर अलग फोर्स क्यों ले रहे हो? भाई मैं अगर एक स्प्रिंग लूं,
और अगर इसको x डिस्टेंस तक प्रेस करूं और फिर उसके बाद स्प्रिंग से बोलूं कि चल अब तू मेरे को x डिस्टेंस तक वापस उल्टा प्रेस करके बाहर निकाल, तो क्या ये दोनों सेम फोर्सेस नहीं होंगी? आप बताओ भाई, जितनी फोर्स से मैंने स्प्रिंग को प्रेस किया, अब जब मैं हाथ छोड़ूंगा तो स्प्रिंग उतने ही फोर्स से ही तो मेरे को बाहर निकालेगी ना। डू यू एग्री और नॉट? स्प्रिंग तो चेंज नहीं हुई। तो यहां पर मैं ये ऐसा काम क्यों कर रहा हूं कि कंप्रेशन फेस में तो मैंने कहा कि ए और बी आपस में पी फोर्स से एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, लेकिन रिबाउंड फेस में वही सेम ए और बी आर फोर्स से क्यों मेरे पे अटैक कर रहे हैं? चेंज कैसे हो गई फोर्स? डू यू अंडरस्टैंड दिस डिलेमा? क्या यहां पर भी पी नहीं होना चाहिए? क्योंकि बॉल्स वही है, उनकी प्रॉपर्टी वही है। अब यहां पर आता है ये छोटा सा भेद जो अपन ने यहां पर डिस्कस किया, इलास्टिक एंड प्लास्टिक, एंड द फैक्ट that all real life collisions are neither perfectly elastic nor perfectly plastic. They are somewhere in between these two. तो अब इसमें बात यहां पर आती है, अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते तो यहां पे आर नहीं पी आता, जैसे कि स्प्रिंग की कहानी थी। क्योंकि स्प्रिंग को अपन परफेक्टली इलास्टिक मानते हैं, वी कंसिडर द स्प्रिंग एज एन एग्जांपल ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक कंपोनेंट। तो अगर मैं के को एक्स डिस्टेंस से प्रेस करूं तो उसमें मेरे को जितनी फोर्स लगानी पड़ी थी, जब मैं अपने हाथ हटाऊंगा तो जो वो स्प्रिंग है वो एक्स डिस्टेंस तक वापस आने में एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगाएगी, बिकॉज स्प्रिंग इज परफेक्टली इलास्टिक, और वी कंसिडर इट टू बी परफेक्टली इलास्टिक, है तो नहीं? ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट द वैल्यूज ऑफ impulses in the compression phase and the rebound phase will exactly be the same when you have a perfectly elastic collision. अगर perfectly plastic collision होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। कोई बता सकता है क्यों जीरो हो जाएगी? ये वैल्यू तो रहेगी, P इंटू डी टी इंटीग्रल तो रहेगा। परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। रिबाउंड फेस में जो इंपल्स है ये जीरो हो जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन में। कैन एनीबडी वेंचर अ गेस व्हाई? मैं वापस से रिपीट करता हूं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में द impulse of compression and the impulse of rebound will be exactly the same, but in a perfectly plastic collision there will be some value of compression phase impulse, but the rebound phase impulse will be exactly equal to zero by anybody। तुक्का मार दो, जो मन में आ रहा है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं बिकॉज है। सर, हाँ बताओ। प्लास्टिक कॉलेज है तो सर वो रिबाउंड होने की कोशिश नहीं करेंगे, एक साथ चिपक के चलेंगे तो। यस, आपको अभी मैंने समझाया था कि प्लास्टिक कोलिजन के अंदर आपकी जो डिफॉर्मेशन जो हो गई, उस डिफॉर्मेशन के बाद वो वापस आते ही नहीं है। तो वापस आते ही नहीं है तो इसका मतलब जो रिबाउंड फोर्स है आर, जो आपके फिगर में यहां पर आर लिखा हुआ है रिबाउंड फोर्स, वो फोर्स ही जीरो है। तो जीरो फोर्स का इंपल्स क्या होगा? जीरो इंटू डी टी, T1 टू T2, कुछ भी कर लो, ये तो जीरो ही है। सो द इंपल्स ऑफ प्लास्टिक कोलिजन इज जीरो। अब आपने ये कहा कि भाई हमारी कोलिजन ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना परफेक्टली प्लास्टिक है। अब अगर परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है तो यहां पर कुछ इंपल्स तो आएगा, और अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो फिर ये इंपल्स इस इंपल्स के बराबर नहीं होगा। बस अब पूरी कहानी अपने सामने बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो गई है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक होता तो यहां पर पी डी टी T1 टू T2 आता, तो यहां पर भी पी डी टी T1 टू T2 आता। अगर ये परफेक्टली प्लास्टिक होता तो यहां तो कुछ रहे पी डी टी T1 टू T2, ये जीरो हो जाता। लेकिन अगर ये ना परफेक्टली प्लास्टिक है ना परफेक्टली इलास्टिक है, जैसा कि अधिकतर केस में होता है,
तो यहां पर जो इंपल्स होगा ये कुछ और आएगा। इसीलिए अपन ने इसको कैसे लिख दिया, अपन ने बोला कि सिंस इट इज नॉट इक्वल टू पी, लेट अस नेम इट एज आर। तो एक फोर्स का नया नाम दे दिया रिबाउंड फोर्स आर, और इंपैक्टिंग फोर्स का नाम दे दिया पी। बस इतनी सी बात है। अब ये दो इंपल्स आ गए। अब आपके सामने ये जो कहानी है ये पूरी क्लियर हो चुकी है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट फिनोमिनन ऑफ कोलिजन ऑफ बॉडीज, वी हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। ठीक है। और यहां पर जो छोटा सा यहां पर डिस्कशन लिखा है, आप अपने एग्जामिनेशन में अगर आपसे कोलिजन को एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप सिर्फ इतनी सी बातें लिखें। डोंट गो फॉर all the details that I have mentioned to you. But I hope that after spending so much time in explaining everything that is happening here, you have understood the mathematics and the physics of actual collisions, which are neither plastic, neither elastic. And at the same time, you have understood the concept of perfectly elastic collisions and perfectly plastic collisions. ठीक है। अब सबसे मजे की बात तो यहां पर आती है कि अपन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, और इन बिटवीन केसेस विच आर नीदर परफेक्टली प्लास्टिक नॉर परफेक्टली इलास्टिक, उन पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सभी चीजों पे लगेगा। ठीक है। अब अपन एक बार एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिया। ठीक है। टू बॉल्स, बॉल ए, बॉल बी, first one moving with initial velocity ua, second one moving with initial velocity ub. They collide with each other, and in the final phase they are moving with velocity va, and they are moving with velocity bb. How do you apply principle of conservation of momentum in this situation? जल्दी से इक्वेशन बना दो मुझे मेरे लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, conservation of momentum, make the equation. ए यू ए प्लस एम बी यू बी एम ए वी ए प्लस एम बी बी। बस as simple as that. यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नाउ लेट अस टेक perfectly plastic collision. Now what happens in perfectly plastic collision is, again, अब ये दोनों बॉल्स को आपको चिकनी मिट्टी का बना हुआ मानना पड़ेगा। दे आर मेड ऑफ क्ले नाउ। यानी कि आपने इस पे एक एक झाड़ू की सीख से भी अगर एक छोटा सा टच कर दिया तो वहां पर जो डिफॉर्मेशन होगा वो वैसा का वैसा रह जाएगा। दे आर परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है। वंस अगेन, body A is moving with UA velocity, body B is moving with UB velocity, and it is given that UB is less than UA, तो इसका मतलब है कि ये टकराएंगे तो जरूरी। mass is given MA, MB, they collide with each other, and obviously as expected they will change their shape, but they do not make any effort to separate from each other. परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन की खासियत यही होती है कि वो रिबाउंड होंगे ही नहीं, रिबाउंड फोर्स ही जीरो है, तो जो चिपक गए आपस में चिपके ही रह जाएंगे। एंड नाउ once they are attached to each other and they have become one single entity, so it is also understandable that they will be moving with some unknown velocity v. अब सेपरेट तो हो गए ही नहीं ना, तो वी ए और वी बी लेने का कोई मतलब ही नहीं है। एक तो एक ब्लॉक बन गए ये लोग, and now they are moving with velocity v. Make the equation of conservation of momentum. Conservation of momentum इस केस में भी लागू होगी। बताइए। एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए
plus mb into v. MAUA plus MBUB. This is the initial momentum of the system. This must be equal to the final momentum of system, because now after becoming one single block, the mass is MA plus MB and their common velocity is V. So the momentum becomes MA plus MB into V. तो अब आपको समझ में आ गया कि परफेक्टली प्लास्टिक के अगर न्यूमेरिकल्स देते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगानी है, और परफेक्टली इलास्टिक या फिर इन बिटवीन केसेस. वंस अगेन लेट मी टेक यू टू अनदर केस. जनरल केस लिख देता हूं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं लिखता. जनरल केस लिखने का मतलब ही यह है, ना तो परफेक्टली प्लास्टिक है ना परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. बट एनीवे, इफ इट इज नॉट परफेक्टली प्लास्टिक तो इसमें कुछ रिबाउंड फोर्स तो होगी और ये एक दूसरे को पीछे को धकेलेंगे जरूर. बस इतना ही है कि कंप्रेशन फेस का इंपल्स और रिबाउंड फेस का इंपल्स सेम नहीं होगा. मत होने दो, सेपरेट तो होंगे. सेपरेट हो जाएंगे तो इनकी कुछ अलग अलग वेलोसिटी वी और वी भी बनेगी. लेकिन इस केस में भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होती है और उस कारण से जनरल केस का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला भी वही है जो परफेक्टली इलास्टिक के केस का था. बस इतना ही होगा कि भाई यूए और यूबी के गिवन वैल्यूज के लिए परफेक्टली इलास्टिक के केस में वीए और वीबी जो निकलेंगी वो जनरल केस की वीए और वीबी से थोड़ी सी अलग होगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो अब आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया है, हाउ टू अप्लाई इट इन एनी केस. फॉर परफेक्टली प्लास्टिक द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी अप्लाइड लाइक दिस. ठीक है. आगे चलें. नाउ we define a new term, coefficient of restitution, which is denoted by the small letter e. ठीक है. कैपिटल ई मत यूज करना. कैपिटल ई मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए होता है. रिमेंबर दैट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दिस इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, रेस्टिट्यूशन. ठीक है. क्या चीज है? इट इज द रेशियो ऑफ रेस्टिट्यूशन इंपल्स टू द डिफॉर्मेशन इंपल्स. अब सबसे पहले तो ये समझें कि ये रेस्टिट्यूशन वर्ड का क्या मतलब है. रेस्टिट्यूशन का मतलब है रिस्टोरेशन, उससे निकाला गया है ये. ठीक है. भाई किसी बॉडी को रिस्टोर करने का क्या मतलब है? आपने एक रबर बॉल ली, उसको आपने प्रेस किया, चपटा बनाकर अभी प्रेस करके पकड़ा हुआ है, और जैसे ही आप हाथ हटाओगे द बॉल विल बी रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल शेप. दिस इज कॉल्ड एज रिस्टोरेशन और रेस्टिट्यूशन. ये तो हो गई आपके अंग्रेजी की बात. अब इसी को लेकर के इन्होंने एक टर्म बना लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. अब आप ये पहला सवाल आपको ये मुझसे करना चाहिए, ये क्यों डिफाइन कर रहे हो आप? और ये भी देखो क्या चीज है जो कहीं दिखती नहीं, जो कहीं सामने आदमी को समझ में आती नहीं, उस चीज से इन्होंने एक टर्म बनाया है. दे हैव डिफाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एज द रेशियो ऑफ द इंपल्स इन रिबाउंड फेज टू द इंपल्स इन कंप्रेशन फेज. ये देख रहे हो आप, ये जो इंपल्स की वैल्यू थी आपकी कंप्रेशन फेस में और जो इंपल्स की वैल्यू थी रिबाउंड फेस में, इन दोनों को लेकर के एक रेशियो बना दिया और उसका नाम दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज व्हाई. क्यों बना रहे हो ये कोएफिशिएंट? ये किताबों में नहीं दिया हुआ. कोई किताब डिस्कस नहीं करती कि कोई नई चीज अगर आपको सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं. बस सिखा रहे हैं तो सीख लो चुपचाप से, यही होता है ना. बट लेट मी टेल यू व्हाई. Coefficient of restitution is actually a fractional value whose value ranges from 0 to 1. E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है. अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो E की वैल्यू 1 होगी. अब देखो कैसे. E का डेफिनेशन ही इंपल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन या रिबाउंड
डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ कंप्रेशन है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर इलास्टिक परफेक्ट है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो ये आर भी पी ही हो जाएगी। तो ये दोनों एक ही चीज बन गई ना, ऊपर और नीचे। ऊपर भी पी डी टी इंटेग्रल, नीचे भी पी डी टी इंटेग्रल, कैंसिल आउट हो गया, वन बन गया। सो द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन becomes equal to 1 for perfectly elastic collisions. For perfectly plastic collisions क्या होता है, r की वैल्यू जीरो होती है। तो ऊपर वाला जो इंपल्स का जो इंटीग्रल है ये पूरा ही जीरो हो गया। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। So for perfectly plastic collisions, the coefficient of restitution is zero. And then comes the general case. जनरल केस में आपको पता है कि आर और पी डिफरेंट वैल्यूज होगी, एंड द वैल्यू ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन। इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो जो इंपल्स आपकी रेस्टिट्यूशन में प्राप्त होती है जनरल केस में, वो हमेशा कंप्रेशन के इंपल्स से कम ही रहती है। लेकिन अगर जो भी हो, इफ आर इज ऑलवेज लेस देन पी, तो आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी कि इसका इंपल्स हमेशा नीचे वाले इंपल्स से छोटा रहेगा। तो ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, 0.9, 0.8, 0.5, 0.6। इट कैन बी एनी रियल वैल्यूड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब वापस से उस क्वेश्चन पे आते हैं, क्यों बनाया आपने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? सो दैट you can get an idea of what is the nature of your impact or collision actually। आपका परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो किस एरिया में पड़ता है आपके कोलिजन का नेचर? क्या ये इलास्टिसिटी के नजदीक आ रहा है या प्लास्टिसिटी के नजदीक जा रहा है? इसका आइडिया देने वाला सबसे बेस्ट इंडेक्स है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये तो इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेरिवेशन और उसके लिए एक जो फाइनल फॉर्मूला अपन याद करेंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बार मेरे को आप में से कोई एक बार कंफर्म करा दो कि आज अपन ने कोलिजन से रिलेटेड जो कुछ भी चीजें सीखी, क्या ये आपको क्लियर और समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो। देन विल क्लोज द चैप्टर टुडे। Yes, sir. I hope everything was clear. So let me stop the recording and then we'll take your attendance.